ठीक है। एनपीओ क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट मीन्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव से क्या नहीं बनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? अदर देन प्रॉफिट अर्निंग, एनीथिंग अदर देन प्रॉफिट अर्निंग विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीओ। हाँ है ना? सो एनपीओ का मतलब क्या हुआ कि द ऑर्गेनाइजेशन विच इज मीन्ड फॉर नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड social welfare, social awareness, religious awareness, any kind of facility, educational facility free of cost या concession बहुत minor charges के साथ, medical facility, all these kind of activities are covered under the NPO। हाँ है ना? पक्का? क्या NPO कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है? हो सकता है? पक्का? सोच लो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8 कंपनी। याद आया? नहीं याद आया तो याद आएगा बाद में, छोड़ो फिलहाल। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखा। इट मींस एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फॉर्म फॉर द पर्पस अदर देन प्रॉफिट अर्निंग। एग्जांपल में कुछ एग्जांपल भी लिखा। चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे बहुत से, दो चार नाम दो जो रियल में नाम दो, नाम एक्चुअली। हाँ, टाटा फाउंडेशन ठीक है, जो भी है। और ये चीटिंग कर रहा है। ये कह रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम के साथ आगे फाउंडेशन जोड़ते जाओ, वो होंगे ही कहीं ना कहीं, बने ही होंगे, है ना? यूनिसेफ, कैन बिन, है ना? और कोविन भी है। अब कोविन गवर्नमेंट है तो फ्री में तो वैक्सीन लगवाना, वो भी तो एनपीओ ही हुआ ना यार। चैरिटेबल ही है वो, फ्री में तो गवर्नमेंट में तो चैरिटी लेती है। हाँ फ्री में है। गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, गवर्नमेंट स्कूल कभी गया हो देखने? देखा तो ही होगा, कुछ ने पढ़ाई भी करी होगी मेरी तरह, ठीक है ना? तो वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द सिचुएशन व्हाट इज गोइंग। अच्छा स्कूल था मेरा वाला, बाकी ये गवर्नमेंट स्कूल आज के टाइम में क्या, उनको छोड़ दो, ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल, सर गवर्नमेंट क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं? प्राइवेट स्कूल तुम्हें लगता है एनपीओ है? भाई प्राइवेट स्कूल का बस चले तो माँ बाप की आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले पहले ही दिन। बच्चा वो किंडरगार्टन में एडमिशन लेने गया, सर इसको 12वीं तक पढ़ाएंगे, आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, क्योंकि किंडरगार्टन प्ले वे में एडमिशन के लिए 2-4 लाख का डोनेशन तो दबा ही लेते हैं, मतलब है इस सिस्टम में। डोनेशन बोलते वैसे खास कर उसको रिश्वत। हाँ वही, अरे हर स्कूल में मेरे भाई सारे चोर हैं प्राइवेट स्कूल वाले, मैक्सिमम। सारे बोलना गलत है, मैक्सिमम है। तो रिकॉर्ड भी करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, सच बोलने के लिए कोई टेंशन नहीं। तो दैट इज ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ सर एनजीओज भी होते हैं, एनजीओज जितने भी हैं, जैसे यूनिसेफ का नाम लिया, यूनाइटेड नेशंस का है, और क्राई, एक क्राई, रोने मत लगना, क्राई इज अ काइंड ऑफ एनजीओ। हाँ पेटा भी एनजीओ है ना, जिसको केवल डॉग्स में ही एनिमल दिखाई देता, बाकी किसी और में एनिमल नहीं दिखाई देता, है ना? पेटा और भी है ना? भाई हमारे यहाँ से, हमारे देश में सबसे ज्यादा फर्जी एनजीओज काम करते हैं ना इमोशंस के ऊपर। तो देखो ये सभी, मेरे को फर्जी और लीगल इलीगल की बात नहीं करनी, मेरे को तो सच बताना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीओ। तो मीनिंग इज क्वाइट क्लियर, है ना? तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ कहलाएंगे, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट स्कूल इसलिए क्योंकि भाई देखो मैं भी 11th 12th 2008-9 में किया था, मेरे स्कूल में मेरी, मुझे जहाँ तक याद है कि मिला जुला के 500 से 600 रुपए फीस दोनों साल की कंप्लीट लगी होगी, उससे ज्यादा नहीं लगी होगी, ठीक है? आज के टाइम में चलो 5-6 हजार लग जाएगा, लेकिन 5-6 हजार भी कोई ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल, जो कि मतलब 1 जीरो और बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो कुछ के लिए, तो महीने के 10,000 वाले भी हैं स्कूल कुछ, है ना? और वहाँ साल का मैं बता रहा हूँ 5-6 हजार, तो ऐसा है, ठीक है सर? तो है यहाँ पे ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटी मिलती है, जो 500-600 दे रहे हैं वो भी वापस मिल जाता है, ठीक है? तो ये चीज है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है सर। वैक्सीन फ्री में लगा रहे हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो उसका पैसा आपकी जेब में थोड़े ना पड़ रहा है, वो गवर्नमेंट फंड से जा रहा है, तो वो क्या है? चैरिटेबल एक्टिविटी। तो यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, हाँ या ना? अदर देन दैट होगा। सर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें एनपीओ क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एनपीओ एज वेल। एनपीओ की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है सर, और इसमें क्या क्या होता है देखो ध्यान से।
सबसे पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, और तीसरा क्या होगा सर? अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट किसकी तरह होता है? समरी ऑफ कैश बुक। सेम एज कैश बुक नहीं लिखा मैंने, समरी ऑफ कैश बुक लिखा, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक है यहाँ पे। व्हाट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर? सेम एज पीएनएल, बिल्कुल पीएनएल अकाउंट का भाई है ये, याद रखना। इट इज जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट की तरह होता है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये पॉइंट वाइज थ्योरी लिखवाया है ताकि आपको पॉइंट्स याद भी रहे और आपको आगे समझ में भी अच्छे से आए। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट? इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ व्हाट? सर सेम एज कैश बुक क्यों नहीं बोला, समरी ऑफ कैश बुक क्यों बोला? बोलो सर, सेम एज कैश बुक और समरी ऑफ कैश बुक में डिफरेंस है, हालांकि नेचर दोनों का एक है। रिसीट एंड पेमेंट बनाओ या कैश बुक बनाओ, दोनों का नेचर क्या है? एक है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, समरी ऑफ कैश बुक में थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली कैश बुक क्या है, वो एक ऐसा पर्टिकुलर बुक है जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कैश बुक किसे रिकॉर्ड करता है? ट्रांजैक्शंस को। जितने भी ट्रांजैक्शन, कौन से वाले? कैश ट्रांजैक्शन, उन सबको रिकॉर्ड करता है कौन? कैश बुक। बट व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, रिसीट एंड पेमेंट? ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट बैलेंस जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो रिकॉर्ड करता है। तो मतलब उन सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ एक्यूमुलेट करो, लास्ट में रिकॉर्ड करो, एट द एंड ऑफ द ईयर ये रिसीट एंड पेमेंट में चला जाएगा। और कैश बुक में जो जाएगा वो क्या जाएगा? अगर ट्रांजैक्शन 10 बार हुआ तो 10 बार रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे एक बार समरी रिकॉर्ड होगा। तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज अगर आप बोलोगे नेचर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ठीक है ना। ये भी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, नेक्स्ट पॉइंट वही है, इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ओनली कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट दोनों में नहीं आएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए। व्हाट? इट फॉलोज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट? रियल अकाउंट। इट फॉलोज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्यों सर? कैश बुक है, कैश की बात कर रहा है। कैश मतलब कौन सा? रियल अकाउंट। कैश का नेचर क्या है? रियल अकाउंट नेचर है सर। कैश का नेचर अगर रियल है तो रियल अकाउंट का कांसेप्ट फॉलो करेगा, उसके अलावा कुछ और फॉलो नहीं करेगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट थिंग? ये तो बताया, कैश बेसिस मतलब, अच्छा दो बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, एक तो सामने लिखा, दूसरा क्या है? अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में क्या है सर? ध्यान से सुनिएगा। कैश बेसिस में हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कैश के मूवमेंट पे, अगर कैश आया तो रिकॉर्ड होगा, कैश गया तो रिकॉर्ड होगा। कौन सी ईयर में? करंट ईयर। ट्रांजैक्शन किस ईयर का है कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट ईयर का है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर का है कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर में कैश का मूवमेंट होना चाहिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। यही है कैश बेसिस ट्रांजैक्शन का मतलब, कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब। क्लियर? पक्की बात? नेक्स्ट, ये ऊपर वाले पॉइंट को मैंने कवर कर दिया, ऊपर वाले पॉइंट में ये नीचे वाला पॉइंट कवर कर दिया। इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजैक्शन व्हिच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। दैट डजंट मैटर कि वो कौन से ईयर से बिलोंग करता है, दैट डजंट मैटर वो किस ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर में वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए और ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्लियर है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट रिकॉर्ड्स ऑल द टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस वेदर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। भाई कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट कंसीडरिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वी आर जस्ट कंसीडरिंग व्हाट? कैश। कैश को कंसीडर कर रहे, द मूवमेंट ऑफ कैश विल बी देयर, ओनली कैश की बात करेंगे। क्लियर है इतना? पक्का? चलिए, ये रिसीट एंड पेमेंट की कुछ बातें थी जो आपको ध्यान देनी है, उसको बनाते वक्त भी ध्यान देना है। अब बारी है किसकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ध्यान से देखिएगा। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सबसे पहला पॉइंट बोला क्या? लेकिन अब पीएनएल में तो सर प्रॉफिट लॉस आता है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, क्या आएगा? सरप्लस एंड डेफिसिट आएगा। याद रखना, सरप्लस एंड डेफिसिट, याद रखना इस चीज को। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग व्हाट इज द सरप्लस फंड दैट वी हैव एंड व्हाट इज द डेफिसिट इफ इन केस। ठीक है ना? पहला पॉइंट ओके होना चाहिए। सेकंड, अब भाई अगर पीएनएल अकाउंट का भाई है तो नेचर क्या होगा इसका? नॉमिनल अकाउंट का होगा। ये जो फॉलो करेगा नॉमिनल अकाउंट का कांसेप्ट फॉलो करता है। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बेसिकली ये जो भी रिकॉर्ड करता है नॉमिनल अकाउंट, वो कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? रेवेन्यू नेचर। यू मस्ट याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करना, इट रिकॉर्ड्स ऑल द रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू करंट ईयर। दो कांसेप्ट एक साथ। एक तो याद रखना कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनते। जो भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो कभी भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर नहीं करता, ठीक है ना। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर में जैसे एसेट्स वगैरह खरीदना, हाँ है ना, कैपिटल नेचर एसेट में लाइक एसेट बेच के पैसे कमाना, तो ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं होती यहाँ पे। केवल और केवल रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये याद रखना। सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, ऑब्वियसली एक्सेप्शन भी होते हैं थोड़े बहुत, वो अलग चीज है। लेकिन जनरली जब हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल द रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस ओनली। क्लियर? बट ये जो फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो ट्रांजैक्शन को ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करता है, यानी ट्रांजैक्शन अगर ड्यू हो गया तो रिकॉर्ड कर दो, अगर ड्यू नहीं है तो रिकॉर्ड मत करो। तो ये रिकॉर्ड करता है कौन से बेसिस पे? अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करता है, एज यू कैन सी, ठीक है। अक्रूअल बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। अब अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? करंट ईयर का है ना, रिकॉर्ड कर। करंट ईयर का है तो रिकॉर्ड कर, अगर किसी और ईयर का है तो उसे भगा यहां से। तो बस याद रखना, कैश से कोई मतलब नहीं है। कैश आया गया, नहीं गया नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट ईयर से रिलेटेड है तो रिकॉर्ड होगा, ये चीज है। तो सेकंड जो इसके बाद का पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया कि अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। अब प्रॉब्लम आता है, सर अल्टीमेट आउटकम क्या होता है? तो अल्टीमेट आउटकम ईदर इट विल बी अ सरप्लस और इट विल बी अ डेफिसिट। सर सरप्लस क्या होता है? अभी एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ज्यादा है, तो क्या है? सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो डेफिसिट। और ये दोनों के दोनों कहां प्लस माइनस होते हैं? कैपिटल फंड में प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। याद रखना यार, कैपिटल नहीं होता, क्या होता है? कैपिटल फंड। क्या होता है, क्यों होता है, वो भी बताऊंगा। कैपिटल फंड एंड ऑल जो भी है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी हम एनपीओ में पढ़ते हैं वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। हम जब भी एनपीओ की अकाउंटिंग करते हैं तो जनरली क्या से कौन से बेसिस पे चलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी सपोर्टेड विद सम काइंड ऑफ फंड्स। जिसका कोई फंड नहीं उसके लिए कौन सा फंड है? कैपिटल फंड। जिसका कोई फंड नहीं वो क्या है? कैपिटल फंड का पार्ट होता है, वो याद रखना। बाकी स्पेशल पर्पस फंड भी होता है जिसको एंडोमेंट फंड भी बोलते हो। लाइक कभी बिल्डिंग फंड बनाया, कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड बनाया, कभी टूर्नामेंट फंड बनाया। एवरी ट्रांजैक्शन विल बी सपोर्टेड विद सम काइंड ऑफ फंड। जिसका कोई स्पेशल फंड नहीं है वो कहां जाएगा? जनरल फंड या कैपिटल फंड में। क्लियर है? पक्का? तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी सी बातें और करेंगे। एंट्रेंस फी, सबसे पहले स्पेशल ट्रांजैक्शन की बात करने जा रहे हैं बेटा। यहीं पे बच्चे दिक्कत करते हैं और यहीं कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो जो पहला पॉइंट लिखा है, अगर आप 11th 12th पे देखोगे तो ये गलत पढ़ाया गया था, आपको गलत बताया गया था। हालांकि 11th 12th में पढ़ना भी यही था बच्चे को, क्योंकि जो पढ़ाया था उसने भी यही पढ़ा था। जो कॉपी चेक करना था उसने भी वही पढ़ा था, गलत वाला। तो चेक करके वही वाला नंबर देता, सही वाला लिख देते तो गलत होता। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा, टेंशन मत लो। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, द वेरी फर्स्ट स्पेशल पॉइंट इज एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। आप बताओ कितनी बार होता है एंट्रेंस फी? कितनी बार जाती है? एक बार होता है। सो इज इट ऑफ रिकरिंग नेचर और नॉन रिकरिंग नेचर? जवाब दो, नॉन रिकरिंग। एंड नॉन रिकरिंग वाला कौन से नेचर में आता है? कैपिटल में या रेवेन्यू में? कैपिटल में। सो व्हाट इज द जनरल थ्योरी ऑफ दैट? कि इसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कैपिटलाइज करना चाहिए। और कैपिटलाइज करने किधर ले जाओगे? लायबिलिटी साइड। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, वो मैंने सब कुछ लिख रखा है यार, ठीक है। जनरली कैपिटलाइज क्यों लिखा? सर वैसे लिख देते कैपिटलाइज कर दो। नहीं सर, देखो एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जहां पे रूल्स बनाने वाले, अकाउंटिंग के रूल्स भी कौन बनाएगा? ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। मतलब आपको, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। आमतौर पर अगर कोई पूछता है तो कौन डिसाइड करता है? ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताया जाए तो क्या कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन डिसाइड करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इसको क्या कर दो? रेवेन्यू मान लो, तो क्या मानना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन बोलता है इसको क्या कर दो? कैपिटल कर दो, तो क्या मानना पड़ेगा?
और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तब क्या करोगे? तो जो मैं बोलता हूं वो कर। क्या करना है? कैपिटलाइज करो। ये जनरल थ्योरी है, ठीक है ना? यानी ये जितनी भी बातें यहाँ लिखी मिल रही है आपको, ये सब बातें क्या है? जनरल थ्योरी को रिफ्लेक्ट कर रही है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तब की बात कर रही है, हाँ या ना? पक्की बात? चलिए देखते। सो एंट्रेंस फी या एडमिशन फी तो ओके है सर, बता दो मुझे, पक्का? व्हाट अबाउट नेक्स्ट थिंग, क्या लिखा है? एक और शब्द होता है डोनेशन के साथ साथ, चैरिटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड चैरिटी? बताओ। डोनेशन और चैरिटी में डिफरेंस होता है नहीं होता? क्या लगता है? होता तो होगा सर, ऐसा फील हो रहा है ना अंदर से, अंतरात्मा यही तो जवाब दे रही है कि सर डिफरेंस तो होता ही होगा। डोनेशन में सर पैसे में हो सकता है, चैरिटी किसी तरह हो सकता है। चैरिटी में क्या? चैरिटी चैरिटी का एक में हो सकता है। ये उल्टा नहीं बोल गए? मतलब सैंपल गुड्स कैसे भी हो सकता है एक चीज, और इनमें से एक चीज होती है जो खाली मतलब वो मनी की फॉर्म भी हो। अच्छा, किडनी डोनेट हो तो चैरिटी मिल जाएगा? सही, बस सीरियस बात पूछ रहा यार। किडनी तो काइंड्स हो गया ना, तो उसमें डोनेशन तो लिखा है कि चैरिटी? मतलब काइंड्स तो डोनेशन हो सकता है। डोनेशन में भी इन काइंड्स एज वेल। चैरिटी जनरली किसमें होगा? कैश में या छोटे अमाउंट का होगा यार, ऐसे समझो ना। डोनेशन बड़ा अच्छा, डोनेशन बड़ा टर्म है भाई, बोलो ना। डोनेशन भिखारी को क्या देते हैं? डोनेशन। चैरिटी छोटा मोटा सपोर्ट। लेकिन भाई ने अपनी जमीन जो है बाबा राम रहीम के नाम कर दी है ना? आप हाँ, जहां भी आपकी जमीन थी, तुम्हें बोल रहा हूँ, अमीर आदमी तो तुम ही हो। अभी बताओ, ये चैरिटी कहलाएगा डोनेशन कहलाएगा? डोनेशन है मेरे भाई, ठीक है, कोई नहीं। ये चैरिटी नहीं था, डोनेशन था। ऑल दो जनरल इंग्लिश में सब सेम है यार। अकाउंटिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं बोलता। अकाउंटिंग में चैरिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं। डोनेशन चैरिटी दोनों अपने लिए क्या है? बट यहाँ पे देखो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, और जब आप एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे दोस्तों तो थोड़ा डिफरेंशिएशन जरूरी है, क्योंकि डोनेशन भी दो तरीके से मिलता है। यहाँ मिलता है, जाता नहीं है। एनपीओ डोनेशन देता नहीं, लेता है, ठीक है ना? तो अपने साइड से मत सोचना, एनपीओ के साइड से सोचना। एनपीओ में एक डोनेशन आता है, वो क्या है? जनरल डोनेशन। जर्नल नहीं है, जनरल डोनेशन। कॉमर्स पढ़ पढ़ के पगला गए तुम लोग। जनरल डोनेशन नहीं होता, जनरल डोनेशन होता है। जनरल डोनेशन क्या होता है सर? जहां कोई ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं किया गया। और जब जनरल डोनेशन का ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं किया गया तो वो जाना कहां चाहिए? मैंने बोला फंड पे जाना चाहिए। कौन से फंड में लगते हैं? जिसका कोई फिक्स्ड फंड नहीं है वो कहां जाएगा? कैपिटल फंड या जनरल फंड में। लेकिन वो डायरेक्टली वहां नहीं जाएगा, वो अपने बाकी साथियों के साथ जाएगा। यानी पहले कहां जाएगा? और अगर इनकम में जाएगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो सरप्लस बढ़ेगा, और सरप्लस कहां जाएगा? बोलो ना, सरप्लस कहां जाता है? कहां ऐड होता है सरप्लस? इतनी जल्दी इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस ऐड होता है? अरे अब भी पढ़ाया यार। तुम लोग लग रहा है गजनी मूवी सीरियसली देख लिए थे कि 5-7 सेकंड में बंदा भूल जाए। ये लिखा, देख इधर हाईलाइट करके दिया था, देख ले। क्या तुम लोग भी बेइज्जती खराब करते हो, ठीक है? सो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। और सरप्लस कहां ऐड होता है? एंड समथिंग व्हिच इज द पार्ट ऑफ योर इनकम विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सरप्लस। हां या ना? जो भी तुम्हारे इनकम का पार्ट होगा वो तुम्हारे सरप्लस को बढ़ाएगा, हां या ना? और बढ़ा हुआ सरप्लस अल्टीमेटली कहां जाएगा? कैपिटल फंड में। तो सर ये जो डोनेशन, जनरल डोनेशन है, वो अल्टीमेटली कहां जा रहा है? लेकिन अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़े ना कि सीधा कैपिटल फंड में भेज दो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? इट इज ट्रीटेड एज एन इनकम, और ये इनकम कौन से नेचर का माना जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। और जब रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा कहां ले जाओगे इसको? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आर यू ओके विद दैट? पक्का? स्पेशल डोनेशन सर स्पेशल पर्पस से दिया गया है। बोला बिल्डिंग बनवाने के लिए दिया। क्या बोला? बिल्डिंग बनवाने के लिए दिया। तो कौन से फंड में ले जाओगे? बिल्डिंग फंड में। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया, कहां ले जाओगे? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड में। टूर्नामेंट कराने के लिए दिया, कहां ले जाओगे? टूर्नामेंट फंड में। तो व्हाटएवर द ऑब्जेक्टिव हैव बीन सेटल्ड विद दैट, हैज बीन सेटल्ड विद दैट, वही ऑब्जेक्टिव में यूज होगा। तो इसको कैपिटलाइज करोगे और उसी स्पेशल फंड में लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे ले जाओगे। इज दैट ओके?
श्योर बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट तो पूछना था, लेकिन पहले ही थ्योरी लिख गई तो हो सकता है कुछ ने पढ़ा कुछ ने ना पढ़ा। व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी क्या होता है? लेगेसी सुना है? LEGACY, लेगेसी। अरे इंग्लिश में नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश में तो लेगेसी मतलब क्या होता है? मतलब एक क्या बोलूं, हाँ मतलब वो कह लो साम्राज्य काइंड ऑफ, है ना। लेकिन लेगेसी यहाँ क्या होता है सर? बोलो। अरे सही पूरा दिया नहीं था, आपने दिया था यहाँ पे। हाँ ये नहीं दिया था, वो तो ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ इसलिए तो मैंने हाइड कर दिया यार। अच्छा एक बात बताओ, इंसान मरता है? हाँ पक्का? यस सर। कोई ऐसा इंसान बताओ जो नहीं मरता, है ना? फिर वो इंसान थोड़ी ना यार। नहीं अभी वो बता आध्यात्मिक बातें मत करना सर, वो आत्मा है या आत्मा अमर होती है, ये ऐसी बातें मत करना। न 2-4 आत्मा तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। पूरी जिंदगी परेशान रहोगे, तांत्रिक के चक्कर लगाओगे, लेकिन लास्ट में मेरे पास आओगे। छोड़ो टेंशन मत लो। लेगेसी, अच्छा इंसान मरने से पहले कुछ बनाता है, विल बनाता है चाय बनाता है, क्लेम बनाता है। चलो अरे उस इंश्योरेंस क्लेम के मरने के बाद रिन्यू वो तो मिलता है यार, वो तब थोड़ी ना बनाते हैं। प्रॉपर्टी का बिल बनाते हैं ना, बस ये तो उसको पता है कि बच्चे जो है वो लालची है, जैसे मैं निकला पीछे लड़ाई शुरू कर देंगे। तो इंसान क्या करता है? अपनी वसीयत यानी विल बना लेता है। अच्छा कितनी विल बना सकता है इंसान? देखो उतनी बिल बना सकता है जितना चूहा अपना बिल बना सकता है, मतलब नो लिमिट इज देयर। चूहा जितना चाहो उतना बिल बनाए, उसने वैसे बिल बनाओ भाई, जितनी चाहो तुम हर 10 मिनट में एक बिल लिखते रहो, खाली बैठो, बुढ़ापे में कुछ है नहीं, है ना। स्टैम्प पेपर मंगवा के ढेर सारा रख लेना, इतना सारा, और हर 10 मिनट में मेरी वसीयत मिस्टर रामलाल को जाएगी, मिस्टर श्यामलाल को जाएगी, मिस्टर ये लाल को जाएगी। कोई नहीं मिला तो बस लाल पैथोलैब वाले के नाम कर देना, तो बीमारी का इलाज तो कुछ टेस्ट वेस्ट वही करेगा। सुनो ध्यान से बेटा, जो वसीयत होती है, जो विल होता है, वो बेसिकली क्या होता है? वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बनता कब है? मरने से पहले, बाद में नहीं। क्योंकि अगर मरने के बाद कोई अपनी वसीयत बनाने तुम्हारे सामने आ गया ना, तो तुम भी उसके साथ वहीं पहुंच जाओगे। तो मतलब मरने से पहले वसीयत बनाता है, लेकिन वो लीगली एनफोर्सेबल कब होता है? पहले या बाद में? ये सवाल था। हाँ वो बॉलीवुड मूवीज की तरह मत सोचने लगना कि वसीयत में नाम लिख दिया तो उसको धक्के मार के निकाल दिया, कुछ नहीं होगा। जब तक बंदा जिंदा है वो वसीयत की वैल्यू 0 है, तो मरने के बाद वसीयत। अच्छा बॉलीवुड से याद आया, मूवीज में डायलॉग सुना होगा तुमने, सुधर जाओ वरना ये सारी प्रॉपर्टी से तुम्हें बेदखल कर दूंगा, ये अनाथ आश्रम में दे दूंगा। सुनाइए, कुछ को तो लिटरली घर पे मिलता भी होगा, ये तुम में से कितनों को मिलता भी होगा ये धमकी कि सुधर जाओ नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन के नाम कर दूंगा, तुम्हारे वो पड़ोसी के नाम कर दूंगा, या अनाथ आश्रम में दान दे दूंगा, सुधर जाओ, ऐसा बोला गया होगा। तो लिटरली से ये जो अनाथ आश्रम वाले ने खुश होते हैं जब ये धमकी मिलती, क्यों? उनके लिए यही लेगेसी है। अभी समझ में आना ये चाहिए कि if the particular NPO is going to receive anything as per the will of what? Deceased person, obviously मरने के बाद ही मिलेगा। तो लेगेसी की ये प्रॉपर डेफिनेशन है सर। इतनी बॉलीवुड वगैरह की कहानी इसलिए बनाई कि जिंदगी में मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना जनरल टर्मिनोलॉजी में आता नहीं है, लाइक डोनेशन, चैरिटी, ये सब सुनते रहते हैं, बट लेगेसी ऐसे जैसा सुनने में नहीं आता जनरली, है ना। तो इसलिए इतनी कहानी सुनानी पड़ी। ऐसा मत सोचो फालतू बातें थी, वो कहानी इसीलिए थी दिमाग में बैठे रहेगा, ठीक है। तो एनीथिंग रिसीव्ड और रिसीवेबल एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। अब ये बताओ ये रेवेन्यू नेचर होगा कैपिटल नेचर होगा? लिखा है कैपिटलाइज्ड, क्या लिखा है? कैपिटलाइज्ड। तो कौन से नेचर का होगा? और जब कैपिटल नेचर का होगा तो कहां ले जाओगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मुझे लगता है इजी होना चाहिए वसीयत के हिसाब से। तुमने ये चीज लिटरली एक्चुअली भी करते लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी का कोई प्रॉपर अगर कोई उनका लीगल एयर नहीं होता तो क्या करते वो ऐसे चैरिटी में दे देते हैं, किसी ऑर्फनेज को या किसी ऐसे जैसे गौशाला हो गया, यहाँ पे ज्यादातर रन करते हैं लोग, ऐसे तो होता है, प्रॉपर्टी डोनेट कर दी यार, यही है। हाँ जीते जी करिए तो वो अलग चीज है, वो डोनेशन है। जीते जी करिए तो डोनेशन है, काइंड्स में भी जा सकता है, हाँ या ना। मरने के बाद और वसीयत के हिसाब से गया है तो क्या है? लेगेसी। क्लियर है? याद रहेगा।
व्हाट इज एंडाउमेंट फंड? नाम काफी ऐसा, स्पेशल पर्पस फंड। स्पेशल पर्पस फंड मतलब स्पेशल पर्पस मतलब कोई भी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया, लाइक बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड एंड ऑल जो भी है, ठीक है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट थिंग? लाइफ मेंबरशिप भी कितने दिन के लिए होता है? लाइफ टाइम। एक बार पैसे लिए पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा, तो ये कौन सा हो गया नेचर इसका? कैपिटल नेचर। और कहां जाएगा फिर ये? लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? दैट इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एक एनपीओ में बेसिकली जो सब्सक्रिप्शन होता है, मेंबर्स को जो भरना पड़ता है एनुअली, वही बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। लास्ट में क्या लिखा था? जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये जो कैपिटल फंड है, इसी का दूसरा नाम है क्या? जनरल फंड। और इसी का तीसरा नाम है क्या? एक्यूमुलेटेड फंड। तो ऑल दीस नेम्स आर सिमिलर। ये है आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन का पार्ट। तो बेटा मैं कहूंगा इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप्स में शेयर कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी, थोड़ा जल्दी, टाइम। डन। हाँ, डोंट वरी। एक सेकंड। डन। डन। This one. Done it. So I'll start with the practical sums जो कि आपके लिए, और सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं यहाँ कुछ डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो तुम्हें प्रॉपर अकाउंटिंग ही करनी है, ठीक है। So this is the very first illustration of yourself, and obviously you can see कि this is particularly related with the subscription। तो आप हेडिंग दोगे प्रॉपरली क्या? सब्सक्रिप्शन। ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है प्रैक्टिकल का। Subscription will be your proper topic, and what is the subscription? This is the basic source of revenue, income of an NPO। ये तो क्लियर हो गया, पहले बता दिया। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो दो तरीके की बात आएगी। एक तो आपसे पूछेगा कैलकुलेशन करो उस सब्सक्रिप्शन की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, यानी बेसिकली आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो? सब्सक्रिप्शन इनकम। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो? सब्सक्रिप्शन इनकम का कैलकुलेशन करने जा रहे हो, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन तो ये होता है, और दूसरा कैलकुलेशन किस चीज का होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, ठीक है दोस्तों। ये बात तो आपको पता है कि जो सब्सक्रिप्शन इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड जाएगा, और जो सब्सक्रिप्शन कैश में मिला है उसमें हो सकता है किसी और भी ईयर का हो, वो कहा जाएगा, जो कैश में मिला वो कहा जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वेरी गुड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में कौन सा जाएगा? जो कैश में मिला। अब सर देखो, ये दो बेसिक फॉर्मेट है जिनके ऊपर हमें वर्क करना है, और हो सकता है कि आपको आगे चल के इसको बनाना भी पड़े वर्किंग नोट्स के रूप में, क्वेश्चंस में, और हो सकता है क्या करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन कैश। इज दैट ओके? बोलो। और एक बात बताओ, अगर ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ये कौन से ईयर में पेमेंट किया होगा? अब मान लो पिछले साल बाकी था, तो कौन से ईयर पेमेंट किया होगा? इस साल। लेकिन है किस ईयर का? पिछले साल का। और इनकम एक्सपेंडिचर केवल करंट ईयर का रिकॉर्ड करता है, तो लास्ट ईयर वाली चीजें क्या करोगे? माइनस। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर क्या कर देंगे हम? माइनस। अच्छा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो, अरे है ना करंट ईयर का, करंट ईयर का ही है ना, तो हम क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। व्हाट अबाउट नेक्स्ट थिंग? अगर एडवांस मिला था लास्ट ईयर, अच्छा लास्ट ईयर एडवांस मिला था, कौन सी ईयर का होगा? करंट ईयर का। एडवांस तो तभी कहलाएगा जब लास्ट ईयर मिला और करंट ईयर का हो, हाँ या ना। और अगर करंट ईयर एडवांस मिला तो कौन सी ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का है, तो क्या करना उसको? माइनस करना। तो ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा शायद। करंट ईयर की इनकम निकालनी है जिनमें ये प्लस माइनस करना है।
अगर आपको ये निकालना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश क्या है, तो जस्ट रिवर्स कर दो ना मेरे भाई, कैश कितना आया करंट ईयर में, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो सब्सक्रिप्शन इनकम ये करंट ईयर की इनकम है, जो कैश या नॉन कैश कुछ भी हो सकती है, हाँ या ना। अब पिछले साल अगर आउटस्टैंडिंग था तो कैश कब आया होगा, करंट ईयर में। करंट ईयर में कैश आया है, कैश आया ना, क्या कर दोगे, कैश ही तो निकाल रहे हो, कितना कैश रिसीव हुआ वही तो निकाल रहे हो, और करंट ईयर में कैश आया तो क्या कर लो, फटाफट ऐड कर लो। नेक्स्ट क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है क्या करो, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर में मिला नहीं है, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कैश मिला है तो उसे क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, एडवांस मिल गया, करंट ईयर का ही रहा होगा, पिछले साल मिल चुका है, दोबारा मिलेगा क्या कैश, तो दोबारा जब कैश नहीं मिलेगा तो क्या कर देंगे, और लास्ट में लिखा एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर। अरे एडवांस मिल तो रहा है, करंट ईयर में मिल रहा है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर दो, काम हो गया अपना, हाँ या ना। तो ये इतना दो स्टेटमेंट आपको, इसको बस इसके बाद क्वेश्चन पे याद किया, और अकाउंट बनाने का भी अभी नोट्स लिखवा देता हूं। नोट्स टेंशन मत लो, नोट्स जरूरी है बेटा, नोट्स में कोई कंजूसी मत करना, आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो यही होगी। ठीक है, लिखना भी है नोट्स और पढ़ना भी। हाँ, स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजो। डन है, पक्का, चलो। और ये क्या है सर, अक्सर करके पूछता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, और बच्चे सोचते हैं यार क्या करो क्या ना करो। सर सब्सक्रिप्शन आप बताओ मुझे, इनकम है या एक्सपेंडिचर, इनकम है, ठीक है ना। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग रहे, आउटस्टैंडिंग यानी एरियर रहे, तो क्या होगा, एसेट या लायबिलिटी, क्या बनेगा। अगर इनकम रिसीव नहीं हुआ है यानी एरियर है यानी आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या बनेगा तुम्हारा, एसेट बनेगा। और अगर 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 इनकम एडवांस में मिला है तो वो बन जाएगा लायबिलिटी। याद रखना इस चीज को, अगर आपने एडवांस दिया है तो एसेट है, लिया है तो लायबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग अगर इनकम है तो एसेट है, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। इतना क्या सोचना यार, सिंपल है, ठीक है। आगे चलिए, बात तो बोलते हैं। एसेट का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हैं, किधर मतलब कौन सा साइड, डेबिट में, बहुत अच्छे। एसेट का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस लिखते क्रेडिट साइड है। ये मत बोलना कि वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लिखते क्रेडिट साइड। अरे बैलेंस कैरीड डाउन किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड, उल्टे साइड जाएगा ना। अच्छा, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग अपोजिट हो जाता है। तो सर एक बात बताओ, अगर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका मतलब पिछले साल एडवांस मिला होगा, प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला होगा, और प्रीवियस ईयर में अगर एडवांस मिला तो एसेट है या लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हो, क्रेडिट साइड। और ये जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो मेरा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन क्या होगा, एसेट होगा। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हैं, ये दोनों बातें क्लियर है, बोलो। एसेट का बैलेंस किधर लिखते हैं, डेबिट में, लायबिलिटी का क्रेडिट में। कौन सा एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा लायबिलिटी होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग बैलेंस को लिख दिया, ये समझ आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो काउंटर पार्ट होगा, हाँ या ना। ये मत सोचे अंधेरा कायम रह नहीं कह रहा हूँ, ये काउंटर पार्ट मतलब जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग, जो ओपनिंग में एसेट था वो क्लोजिंग में लायबिलिटी साइड एसेट, मतलब वो डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग वाला प्रीवियस ईयर का, तो ये कौन सा होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अगर ये एडवांस प्रीवियस ईयर का, तो ये कब का होगा, करंट ईयर में एडवांस मिला, हाँ यार। ये चारों बैलेंस को अगर रिफ्लेक्ट करना आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। बस आपको एसेट और लायबिलिटी के कंसेप्ट पे जाना बेटा। एसेट और लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि अगर एसेट है तो क्या करेंगे, बैलेंस डेबिट, और लायबिलिटी है तो, लेकिन जो वो ओपनिंग बैलेंस के साथ होता है, क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड लिखा जाता है, हाँ यार।
अच्छा, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है या एक्सपेंडिचर? इनकम है। तो जितना भी इनकम मिला है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम क्रेडिट होता है। एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर, अपने आप आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मेट है भाई, ये भी रट्टा मारना, मतलब इसको भी ग्रुप पे भेजो। बनाना है आपको, रटना नहीं है, मतलब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। टेंशन मत लो, बिना अमाउंट के किया भी अमाउंट के साथ करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बोलो। यस ग्रुप पे भेजते रहना सब। हाँ सर इसको भी